14 नवंबर 2024 की सुबह, जब एक धोखा खाए पति का मौन दर्द अभी उजागर भी नहीं हुआ था, सावित्री देवी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के शांतिपुर गांव में अपने साधारण से ईंट पत्थर के घर के पिछले आंगन को पक्का करवाने के लिए एक मजदूर को बुलाया। यह घर वह जगह थी जहां वह और उसके पति रमेश कुमार ने 30 से अधिक साल साथ गुजारे थे। अब जब रमेश अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुका था और बच्चे काम के लिए बड़े शहरों में चले गए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस पुराने सीलन भरे आंगन को ठीक करवा लिया जाए। मजदूर ने जैसे ही पुरानी ईंटों की परत उखाड़नी शुरू की, एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। यह सीलन और किसी सड़ती हुई चीज की मिली जुली मतली करने वाली गंध थी। एक भयानक सुबह, 14 नवंबर 2024 की सुबह, शांतिपुर गांव पर एक शांत सुबह की चादर लिपटी हुई थी। गांव के बाहर आम के बागों पर अभी भी धुंध छाई हुई थी। दूर से कुछ मुर्गों की बांग सुनाई दे रही थी। इसी शांत माहौल में सावित्री देवी ने एक सामान्य सा दिखने वाला दिन शुरू किया। उसने अपने उस घर के पिछले आंगन को पक्का करवाने के लिए एक मजदूर को काम पर लगाया था, जिससे उसकी और उसके पति की 30 साल से ज्यादा की यादें जुड़ी थीं। यह घर उनकी जिंदगी की अनगिनत यादों का खजाना था, उनकी शादी से लेकर बच्चों के जन्म तक, और फिर बच्चों के बड़े होकर रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़ने तक। रमेश का आंगन पुराना हो चुका था, जमीन उखड़ी हुई और सीलन भरी थी, और सालों की बारिश और धूप ने ईंटों को अपनी जगह से हिला दिया था। सावित्री ने सोचा था कि इसे ठीक करवाकर वे दोनों बुढ़ापे में आराम से रहेंगे। जैसे ही मजदूर ने पहली कुछ पुरानी ईंटें उठाईं, सीलन और फफूंद की एक तीखी गंध उठी। पहले तो सबने सोचा कि शायद नम जमीन के नीचे पत्ते और कूड़ा करकट सड़ रहा होगा, लेकिन जब उस जवान मजदूर ने फावड़े से पहली कुछ खुदाई की, तो वह ठिठक गया। उसकी भौहें तन गईं। मिट्टी और रेत के बीच गहरे रंग का, खून से सना एक कपड़े का टुकड़ा दिखाई दिया। सहज प्रवृत्ति से उस जवान मजदूर ने कपड़े को धीरे से कुरेदा, और अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जमीन के नीचे की मिट्टी ने एक भयानक आकार दिखाना शुरू कर दिया था। एक इंसान का बुरी तरह सड़ गल चुका शरीर, जिसके हाथ पैर पीछे की ओर एक फीके पड़ चुके लाल नायलॉन की रस्सी से कसकर बंधे हुए थे। उस सुबह का शांत दृश्य अचानक कोलाहल में बदल गया। एक चीख गूंजी और मजदूर पीछे हट गया। उसका चेहरा खून की एक बूंद के बिना सफेद पड़ चुका था। यह भयानक खबर एक जहरीली हवा की तरह तेजी से फैल गई। आधे घंटे से भी कम समय में लोग रमेश के घर की ओर जाने वाली छोटी सी गली में जमा हो गए। हर किसी की आंखों में घबराहट और फुसफुसाहट थी। कौन मर गया? यहां कैसे? यह किसका शरीर है? शांतिपुर थाने की पुलिस तेजी से पहुंची और घटनास्थल को घेर लिया। एक नीले रंग की तिरपाल तान दी गई ताकि उस जगह को ढका जा सके जहां से शव मिला था। दोपहर तक जिला पुलिस के फोरेंसिक विशेषज्ञ भी पहुंच गए। उन्होंने सावधानी से अपना काम शुरू किया। मिट्टी की हर परत को ध्यान से खोदा जा रहा था ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। लाश की दुर्गंध उमस भरी हवा में घुल गई, जिससे कई जिज्ञासु ग्रामीणों को अपनी नाक कसकर बंद करनी पड़ी, लेकिन उनकी आंखें वहीं जमी रहीं। कैमरों के क्लिक की आवाज लगातार गूंज रही थी, हर निशान को दर्ज करते हुए। शरीर को बाद में मिट्टी से बाहर निकाला गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने फीकी पड़ चुकी सफेद शर्ट और ग्रे रंग की सड़ चुकी खाकी पैंट पहनी हुई थी। सड़न की प्रक्रिया के कारण उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से विकृत हो गया था। हालांकि शरीर के बाएं हाथ पर अभी भी एक पुरानी घड़ी और बीच की उंगली में एक फीकी पड़ चुकी चांदी की अंगूठी थी। इन्हीं दो चीजों ने जांचकर्ताओं को प्रारंभिक पहचान करने में मदद की। कुछ ही घंटों बाद पीड़ित की पहचान आधिकारिक तौर पर हो गई। वह 60 वर्षीय रमेश कुमार था, इसी घर का मालिक और सावित्री देवी का पति। यह खबर शांतिपुर गांव पर बिजली की तरह गिरी। पूरा गांव सदमे और कानाफूसी में डूब गया। बहुत से लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। रमेश को तो कल ही गांव के नुक्कड़ की चाय की दुकान पर देखा गया था। वह अपनी रसोई की छत की मरम्मत के लिए पेंट का डिब्बा ले जा रहा था, और आज वह अपने ही घर के आंगन के नीचे एक सड़ी गली लाश बन चुका था। सबकी निगाहें अब सावित्री देवी की ओर घूमने लगीं। वह औरत सुबह से शाम तक रसोई के एक कोने में चुपचाप बैठी रही। उसका चेहरा भावहीन था, न कोई रोना, न कोई चीखना, और न ही कोई घबराहट। जब उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तब भी उसका चेहरा वैसा ही रहा। वह ज्यादातर खामोश रही। स्थानीय लोगों के मन में रमेश एक भला, कम बोलने वाला आदमी था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी राजमिस्त्री का काम करते हुए गुजारी थी, जबकि सावित्री एक तेज तर्रार महिला थी, जो घर के सामने एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी। वह अपनी मेहनत और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी।
उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और दूर काम करते थे। कभी कभार ही माता पिता से मिलने आते थे। लाल मिट्टी की गली के आखिर में बसा वह छोटा सा घर हमेशा एक सभ्य परिवार माना जाता था। इसलिए रमेश के शव का उसके अपने ही आंगन में दफन पाया जाना पूरे शांतिपुर को एक बुरे सपने में डुबो गया। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि जिस जगह से शव मिला था वहां की मिट्टी को पहले खोदा गया था और फिर सावधानी से भरकर ऊपर से रेत और नई ईंटें बिछा दी गई थीं। सतह की मिट्टी आसपास की मिट्टी की तुलना में ताज़ा और नरम थी। इससे पता चलता था कि दफनाने की प्रक्रिया खोज से कुछ ही समय पहले हुई थी। यह कोई अचानक किया गया काम नहीं था, बल्कि स्पष्ट रूप से एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। जांचकर्ताओं के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। अगर रमेश की हत्या हुई थी तो कातिल कौन था, मकसद क्या था, और लाश को घर के आंगन में क्यों छुपाया गया, जो सबसे आसानी से पकड़ी जाने वाली जगह थी। कातिल स्पष्ट रूप से पीड़ित का कोई जानने वाला, यहां तक कि बहुत करीबी होना चाहिए, जो बिना किसी डर के इतना दुस्साहसी और जोखिम भरा काम कर सके। सावित्री देवी पूरी जांच का केंद्र बन गई। 50 की उम्र पार कर चुकी वह छोटे कद की महिला, जिसके बाल कसकर जूड़े में बंधे थे, सालों से घर के सामने अपनी दुकान पर नियमित रूप से दिखाई देती थी। लेकिन जिस पूरे हफ्ते रमेश गायब रहा, सावित्री ने कोई चिंता नहीं दिखाई। जब पड़ोसियों ने पूछा तो उसने बस बेरुखी से जवाब दिया, वो किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, और चुपचाप घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी यह शांति अब सामान्य नहीं थी, यह रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने वाली थी। 3 संदिग्ध, एक खामोश पत्नी। शांतिपुर पर शाम का अंधेरा छा गया था। गांव में फुसफुसाहट अभी थमी भी नहीं थी कि उसी रात जिला पुलिस की जांच टीम ने थाने में एक आपात बैठक की। मामला असाधारण रूप से गंभीर माना गया। एक आदमी की हत्या कर उसके ही आंगन में दफना दिया गया था। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था और न ही किसी ने चीख पुकार सुनी थी। कातिल स्पष्ट रूप से कोई अजनबी नहीं हो सकता था, बल्कि शायद पीड़ित का सबसे करीबी व्यक्ति ही था। फोरेंसिक प्रमुख ने सावधानी से अपनी पहली टिप्पणियां दी। रमेश के हाथ लाल नायलॉन की रस्सी से बंधे थे। उसे जल्दबाजी में दफनाया गया था, लेकिन आंगन की ईंटों को बहुत सावधानी से वापस बिछाया गया था ताकि कोई शक न हो। यह एक ठंडे दिमाग से की गई, सोची समझी हरकत थी, कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं। जांच टीम के लिए सबसे बड़ी पहेली सावित्री का अत्यधिक शांत व्यवहार था। पिछले पूरे हफ्ते जब रमेश बिना किसी निशान के गायब था, सावित्री ऐसे जी रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह बाजार जाती, दुकान चलाती, ग्राहकों से हंसकर बात करती, और उसने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही पड़ोसियों से मदद मांगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से बयान लेना शुरू किया ताकि कोई सुराग मिल सके। सबसे पहले चौधरी बलवान सिंह को बुलाया गया, जो बगल के घर में रहते थे। चौधरी जी ने कांपती आवाज में बताया, 5 नवंबर की रात मैंने रमेश के आंगन से कुछ घसीटने जैसी आवाज सुनी थी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आधी रात को यह साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज सीमेंट के फर्श पर खींची जा रही हो। मैं उठकर देखने ही वाला था, लेकिन ठंड बहुत थी और मेरी आंखें खुल नहीं रही थीं। मैंने सोचा कि शायद सावित्री कुछ सामान इधर उधर कर रही होगी, इसलिए मैं फिर से लेट गया। रमेश और सावित्री की बड़ी बेटी प्रिया, जो नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करती थी, ने रोते हुए बताया, 5 तारीख की शाम को मैंने पापा को फोन किया था। उन्होंने फोन उठाया। उनकी आवाज खुश लग रही थी। उन्होंने पूछा कि मैं घर कब आ रही हूं। मां ने कहा कि वह किसी काम से बाहर जा रही हैं और जल्दी लौट आएंगी। उस दिन के बाद पापा का फोन कभी नहीं लगा। मां ने कहा कि उनका फोन खराब हो गया है, और मैंने विश्वास कर लिया। प्रिया के बयान ने जांचकर्ताओं को और भी सतर्क कर दिया। रमेश का फोन 5 नवंबर से बंद था, जबकि शव 14 नवंबर को मिला। इसका मतलब था कि रमेश लगभग 10 दिनों से लापता था, और इस पूरे समय सावित्री सामान्य रूप से जी रही थी। जांच टीम ने उन लोगों की एक सूची भी बनाई जिनकी रमेश से कोई दुश्मनी थी। 3 नाम तुरंत संदेह के घेरे में आ गए। पहला था सुरेश यादव, रमेश का पुराना कारोबारी साथी। सुरेश और रमेश ने मिलकर इलाके में कई घरों में बिजली पानी का काम किया था, लेकिन पिछले साल उनके बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया था। लोगों के अनुसार सुरेश ने एक बार चाय की दुकान पर खुलेआम गुस्सा जाहिर किया था, यह आरोप लगाते हुए कि रमेश ने एक एडवांस पेमेंट का बड़ा हिस्सा अकेले ही हड़प लिया था। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि रमेश के लापता होने से 2 हफ्ते पहले दोनों के बीच फोन पर तीखी बहस हुई थी। पूछताछ में सुरेश ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन उसकी घबराहट छिपी नहीं रह सकी। दूसरा संदिग्ध था दिनेश सिंह, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए रमेश से लगभग 30
₹0 उधार लिए थे। उसे पैसे लौटाए हुए लगभग 1 साल हो चुका था। प्रिया ने बताया कि उसके पिता हाल ही में कर्ज वापस मांगने की बात कर रहे थे। एक बार रमेश ने दिनेश को चाय की दुकान पर सबके सामने कर्ज को लेकर खरी खोटी सुनाई थी, जिस पर दिनेश ने धमकी भरे लहजे में कहा था, इस आदमी को मर्द के स्वाभिमान को ललकारना महंगा पड़ेगा। जिस दिन रमेश लापता हुआ, दिनेश का कहना था कि वह अपनी ससुराल में था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। तीसरा संदिग्ध था विक्रम, रमेश का दूर का चचेरा भाई, जिसका पीड़ित परिवार के साथ जमीन का विवाद था। रमेश के घर के ठीक पीछे की जमीन पर पहले विक्रम का परिवार खेती करता था, लेकिन जब प्रिया ने गांव में घर बनाने की योजना बनाई तो रमेश ने जमीन वापस मांग ली। दोनों परिवारों के बीच सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने विक्रम को गुस्से में यह कहते सुना था, अगर जमीन नहीं दोगे तो अंजाम के लिए तैयार रहना। लेकिन जिस समय रमेश लापता हुआ, विक्रम पास के एक शहर में मजदूरी कर रहा था और उसके फोन की लोकेशन ने उसके वहां होने की पुष्टि की। जांच 2 दिशाओं में बंट गई। एक टीम ने दूसरी बार घटनास्थल की तलाशी शुरू की, जबकि दूसरी टीम गांव वालों से और जानकारी इकट्ठा करने लगी। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, टीम को यह स्पष्ट हो गया कि सावित्री की खामोशी पति को खोने का दुख नहीं थी, यह एक असामान्य, समझ से परे शांति थी। और फिर एक अप्रत्याशित खोज ने जांच की दिशा ही बदल दी। आंगन के कोने में पुराने पेंट के डिब्बों के पीछे एक जांचकर्ता को एक पतला, डिस्पोजेबल रबर का दस्ताना मिला। दस्ताने पर गहरे भूरे रंग के सूखे खून के धब्बे थे और अंदर त्वचा की कुछ कोशिकाएं बची हुई थीं। कुछ दिनों बाद डीएनए रिपोर्ट आई। दस्ताने पर लगा खून रमेश कुमार का ही था, लेकिन जिस बात ने पूरी टीम को स्तब्ध कर दिया वह थी दस्ताने के अंदर मिली त्वचा कोशिकाएं। वे तीनों संदिग्धों में से किसी की नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थीं जो मर चुका था। वह व्यक्ति थी मीरा शर्मा, स्थानीय रिकॉर्ड में दर्ज एक नाम। वह महिला जो लगभग 2 साल पहले रमेश के परिवार को यह घर बेचने से पहले यहीं रहती थी और जिसकी एक रहस्यमय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अतीत का साया। डीएनए रिपोर्ट ने पूरी जांच को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीरा शर्मा, एक महिला जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी थी, का नाम अचानक इस हत्या के केंद्र में आ गया। रिकॉर्ड के अनुसार मीरा शर्मा शांतिपुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षिका थी। वह इसी गांव में पली बढ़ी थी और एक सम्मानित शिक्षिका मानी जाती थी। गांव वालों की नज़र में मीरा शांतिपुर की सुनहरी बेटी थी, पढ़ने में तेज, विनम्र और दयालु। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। एक सहकर्मी ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके परिवार ने मीरा के गरीब और बड़े परिवार वाला होने के कारण रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके बाद मीरा ने शादी नहीं की और अपना जीवन छात्रों को पढ़ाने में समर्पित कर दिया। हालांकि लगभग 4 साल पहले लोगों ने मीरा को रमेश के घर आते जाते देखना शुरू कर दिया। शुरू में कारण तर्कसंगत लग रहा था, वे दोनों गांवों की शिक्षा समिति के सदस्य थे। लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। कुछ लोगों ने उन्हें शाम को एक साथ बाइक पर पास के एक शांत स्थान पर जाते देखा। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। तीसरी औरत, घर तोड़ने वाली जैसे शब्द मीरा के नाम के साथ जुड़ने लगे, जो कभी सम्मान का प्रतीक था। इस सब के दौरान रमेश की पत्नी सावित्री चुप रही। उसने न तो हंगामा किया, न अपने पति से सवाल किए और न ही मीरा का सामना किया। उसकी खामोश आंखें सब कुछ देखती रहीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मीरा धीरे धीरे खुद में सिमट गई। वह बाहर कम निकलती और उसका चेहरा हमेशा उदास रहता। अंत में उसने समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली और अपने छोटे से घर में अकेली रहने लगी, जिसका लोहे का गेट हमेशा बंद रहता। फिर जून 2023 के अंत में शांतिपुर में एक चौंकाने वाली खबर आई। मीरा शर्मा की मौत हो गई थी। कहा गया कि वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुई। उसकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई और आग लगने से बाइक और शरीर दोनों जलकर राख हो गए, जिससे पहचानना असंभव हो गया। मीरा के परिवार में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। यह सावित्री ही थी जिसे सूचित किया गया और उसी ने पहचान पत्र पर हस्ताक्षर किए, अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और ताबूत को दफनाने के लिए गांव लाई। मीरा का अंतिम संस्कार चुपचाप और जल्दबाजी में हुआ। ताबूत बंद था और किसी को भी आखिरी बार उसका चेहरा देखने की इजाजत नहीं थी। समय के साथ रमेश और मीरा की कहानी भुला दी गई, लेकिन अब दस्ताने से मिली डीएनए रिपोर्ट ने मीरा के नाम को फिर से इस मामले के केंद्र में ला खड़ा किया था। जांच टीम ने तुरंत 2023 की उस दुर्घटना की फाइल फिर से खोली। उन्होंने कई असामान्य बातें पाईं। मामला बहुत तेजी से बंद कर दिया गया था। शव की पहचान
केवल घटनास्थल के पास मिले पर्स और पहचान पत्रों के आधार पर की गई थी, और पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली कोई और नहीं बल्कि सावित्री देवी थी। इन तथ्यों ने टीम को यह विश्वास दिलाया कि मीरा की मौत उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखती थी। रमेश के टूटे हुए फोन से बरामद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में सावित्री की ठंडी आवाज गूंज रही थी, जो मिट्टी के नीचे है वह वहीं रहेगा, तुम अब अपनी चिंता करो। और रमेश का जवाब और भी भयावह था, तुमने ही मीरा को उस रास्ते पर धकेला है, तुमने उसे उस रात बुलाया था, तुमने उससे क्या कहा था। अब जांच टीम समझ गई कि मीरा की मौत और रमेश की मौत आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं, और इस सब के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि सावित्री देवी थी। एक पत्नी का बदला। सावित्री और रमेश की शादी कभी गांव वालों के लिए एक मिसाल हुआ करती थी। सावित्री एक तेज, तर्रार और समझदार महिला थी, जबकि रमेश शांत और मेहनती था। लेकिन उनकी खामोशी धीरे धीरे एक अदृश्य दीवार बन गई थी जो उन्हें अलग करती थी। रमेश और मीरा के बीच का रिश्ता साधारण मुलाकातों से शुरू हुआ था। रमेश, जो अपनी पत्नी के नियंत्रण वाले घर में घुटन महसूस करता था, उसे मीरा जैसी शांत और विनम्र महिला के साथ सुकून मिला। उनकी बातचीत गहरी होती गई और वे करीब आ गए। गांव में बातें फैलने लगीं और सावित्री को सब पता चल गया। उसने हंगामा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें गहरी और ठंडी होती गईं। एक रात सावित्री ने अपने पति के फोन में मीरा के हताशा भरे संदेश पढ़ लिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। यह वह क्षण था जब सावित्री पूरी तरह टूट गई, लेकिन वह रोने चिल्लाने वालों में से नहीं थी। उसने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने अगले कुछ हफ्तों में चुपचाप तैयारी की। वह बाजार से लाल नायलॉन की रस्सी, बड़े काले बोरे और पास की दवा की दुकान से नींद की गोलियां खरीद लाई। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे धीरे घर के पिछले आंगन में पानी डालना शुरू कर दिया ताकि मिट्टी नरम हो जाए और खोदना आसान हो। दिसंबर 2024 की एक ठंडी रात को लगभग 1 बजे सावित्री फावड़ा और बोरा लेकर आंगन में गई। एक पड़ोसी के सुरक्षा कैमरे ने बाद में उस पल को कैद कर लिया। उसने लगभग 1 घंटे तक मेहनत करके एक गड्ढा खोदा जो एक वयस्क व्यक्ति के लिए काफी था। अगले कुछ दिनों तक वह रमेश की सुबह की चाय में नींद की गोलियां मिलाने लगी। रमेश थका हुआ और सुस्त रहने लगा। 9 दिसंबर 2024 की रात के खाने के बाद रमेश ने थकान की शिकायत की और जल्दी सोने चला गया। उस रात सावित्री रसोई में बहुत देर तक बैठी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से स्थिर थीं। लगभग 2 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सावित्री चुपके से बेडरूम में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पुराना ग्रे तौलिया था। उसने एक पल के लिए अपने पति को देखा, जो 30 साल तक उसका जीवन साथी रहा था। लेकिन फिर उसके अंदर का गुस्सा हावी हो गया। उसने तौलिया रमेश के गले में कसकर लपेट दिया। रमेश ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन नींद की गोलियों के असर से वह बहुत कमजोर था। सावित्री ने तब तक तौलिया कसे रखा जब तक कि रमेश की आखिरी सांस भी थम नहीं गई। बिना किसी आवाज के सब कुछ खत्म हो गया। उसने फिर लाश को एक बोरे में लपेटा और उसे आंगन में पहले से खोदे गए गड्ढे तक घसीटकर ले गई। उसने लाश को गड्ढे में धकेला, उसे मिट्टी से ढक दिया और ऊपर से सीमेंट की एक परत बिछा दी ताकि सब कुछ सामान्य लगे। सुबह 4 बजे तक सब कुछ खत्म हो गया था। अगली सुबह उसने हमेशा की तरह अपनी दुकान खोली। जब किसी ने रमेश के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, वो अपने गांव गए हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था, जब तक कि 14 नवंबर को आंगन की मरम्मत कर रहे मजदूर को वह भयानक सच नहीं मिल गया। अंतिम फैसला। रमेश का शव मिलने के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ी। सबूतों का हर टुकड़ा सावित्री की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन असली पहेली मीरा शर्मा की मौत थी। जांच टीम ने 2023 की दुर्घटना की फोरेंसिक रिपोर्ट की फिर से जांच करने का अनुरोध किया। कई दिनों के विश्लेषण के बाद परिणाम चौंकाने वाला था। उस जले हुए शव का डीएनए मीरा शर्मा के डीएनए से मेल नहीं खाता था। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति को दफनाया गया था वह मीरा नहीं बल्कि कोई और अज्ञात व्यक्ति था। इस खोज ने एक नई दिशा खोल दी। अगर मीरा जिंदा थी तो वह कहाँ थी, और उसका डीएनए रमेश के खून वाले दस्ताने में कैसे आया? मीरा के पुराने बंद घर की तलाशी के दौरान उन्हें एक बंद कमरे में एक डायरी मिली। यह मीरा की लिखावट थी। उसमें टूटे फूटे वाक्यों में लिखा था, हर दिन एक नर्क जैसा है, मैं बाहर नहीं जा सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, मैं नहीं रही। उसने कहा कि मुझे गायब हो जाना चाहिए, नहीं तो। ये शब्द अतीत से एक चीख की तरह थे। जांच टीम अब समझ गई थी।
मीरा की मौत का नाटक एक निशान मिटाने की योजना का पहला हिस्सा था। उसे सावित्री द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित और धमकाया गया था, जिससे वह डर के मारे छिपने पर मजबूर हो गई। जब सावित्री को इन सभी सबूतों के साथ सामना कराया गया, डीएनए रिपोर्ट, मीरा की डायरी और उस रात के सीसीटीवी फुटेज, तो वह इस बार शांत नहीं रह सकी। उसके चेहरे का भावहीन मुखौटा टूट गया। मैंने उसे मारना नहीं चाहा था, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब मीरा के बारे में पूछा गया तो उसने बस सिर हिला दिया। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने बस उसे वापस आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सावित्री देवी के मुकदमे की सुनवाई मई के एक गर्म दिन पर हुई। वह कटघरे में चुपचाप खड़ी रही। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने अपने बचाव में केवल इतना कहा, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने इस घर को, इस परिवार की इज्जत को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में मैं हार गई। अदालत ने सावित्री देवी को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जब जेल की गाड़ी उसे ले जा रही थी तो शांतिपुर के लोग चुपचाप खड़े देखते रहे। कोई रोया नहीं, किसी ने गाली नहीं दी, बस उनकी आंखों में एक खौफ था। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, चुप्पी और अनदेखे घावों के बारे में जो हर परिवार में हो सकते हैं। एक धोखा देने वाला पति, एक चुपचाप सहने वाली पत्नी और एक शादी जो बाहर से ठीक दिखती थी लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी थी। जब इन घावों को बताया नहीं जाता, साझा नहीं किया जाता, तो वे एक भयानक त्रासदी में बदल जाते हैं। शांतिपुर में अब सब कुछ शांत है, लेकिन उस घर के ऊपर एक काला साया हमेशा मंडराता रहेगा, यह याद दिलाते हुए कि सच्ची शांति चुप्पी से नहीं, बल्कि समझ और संवाद से आती है।